हेलो स्टूडेंट्स। इस बार आप लोगों के अतुल सर क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री का यह 5वां वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। और इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड का तीसरा लेसन द इंटर वार इकोनॉमी समझाने जा रहा हूँ। और इसमें सिंपल हम लोग चीज़ समझेंगे, ज़्यादा टेंस होकर पढ़ाई नहीं करनी है। इसी वे में समझिए, इंटर वार इकोनॉमी को समझना है। यानी एक इंटर वार होता है, दुनिया के कई देशों के बीच युद्ध होता है जिसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। और उस समय इकोनॉमी क्या था, इकोनॉमी का जो कंडीशन था यानी आर्थिक स्थिति को हम समझेंगे कि विश्व युद्ध के समय दुनिया की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो चलिए बच्चों, इसकी पढ़ाई हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझाएंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध जो दुनिया में लड़ा गया था। 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह कम से कम 4 वर्षों तक लड़ा गया था, 1918 तक। इस विश्व युद्ध में दो पावर ब्लॉक्स लड़ाई किए थे। एक तरफ थे एलाइज पावर्स और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स। एलाइज पावर्स में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, और सेंट्रल पावर्स में थे जर्मनी, ऑटोमन टर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी। बच्चों आपको बता दें कि ये सब इंडस्ट्रियल कंट्रीज थे, यानी बेस्ट लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस थे जो अपने इंडस्ट्रीज का सारा ताकत लगा दिए थे बच्चों दुश्मन देश को बर्बाद करने में। बच्चों इस विश्व युद्ध को द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार भी कहा गया था। यह इसलिए कहा गया था बच्चों क्योंकि इस वार में इंडस्ट्रियल हथियार इस्तेमाल किए गए थे। इसी लड़ाई में बच्चों मशीन गन इस्तेमाल किया गया, टैंक इस्तेमाल किया गया। इसी लड़ाई में केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए गए, एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए गए। यानी जो भी चीज़ इस्तेमाल किए गए उन चीज़ों को इंडस्ट्रीज में बनाया जाता था। तो इंडस्ट्रीज की सहायता से यह लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसलिए इसे फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार कहा गया बच्चों। ये जितने भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज थे बच्चों, ये अपने इंडस्ट्रीज को रीस्ट्रक्चर किए थे जिससे कि युद्ध से संबंधित चीज़ों को बना सकें और युद्ध में उसका इस्तेमाल कर सकें। इस युद्ध में बच्चों करीब 9 मिलियन लोग मारे गए थे। इतनी ज़्यादा मौतें पहले कभी नहीं हुई थी। 9 मिलियन लोग बच्चों इसमें मार दिए गए थे और 20 मिलियन लोग इसमें बच्चों घायल हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा नुकसान इस युद्ध में किया गया था। यह युद्ध हर जगह लड़ा गया था बच्चों, ज़मीन पर भी लड़ा गया था, हवा में भी लड़ा गया था, पानी में भी लड़ा गया था। यह लड़ाई हर जगह लड़ी गई थी, विश्व युद्ध हर जगह लड़ा गया था, कोई इलाका खाली नहीं था। बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को ट्रेन पर भर भर के युद्ध के स्थानों तक पहुंचाया जाता था। ट्रेन में भर भर कर, जहाज़ों पर भर भर के युद्ध जहाँ हो रहे थे उन मोर्चों पर बच्चों लोगों को पहुंचाया जा रहा था लड़ने के लिए। हर जगह इस युद्ध में बहाली शुरू हो चुकी थी, लोगों को बहाल किया जा रहा था और उन्हें तुरंत एक छोटी सी ट्रेनिंग देकर युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा, इन देशों को नुकसान सहना पड़ा। ये कभी सोचे भी नहीं थे कि इन्हें इतना ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सोच रहे थे कि यह युद्ध चूँकि अगस्त के महीना में स्टार्ट हुआ था बच्चों, 1914 अगस्त के महीना में इस युद्ध को स्टार्ट किया गया था और इन देशों का अनुमान था कि यह युद्ध तुरंत क्रिसमस आते आते समाप्त हो जाएगा बच्चों। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह युद्ध करीब 4 वर्षों तक लड़ा गया, जिसमें इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान बच्चों इनका ये हुआ कि इनके जो काम करने वाले लोग थे, वर्किंग एज के जो लोग थे वो मारे गए थे। अब इनके देश में वो लोग नहीं बचे थे जो काम कर सकते थे, पैसा कमा सकते थे। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि अब काम कौन करेगा, जो काम करने वाला था वो तो युद्ध में मारा गया। तो इस स्थिति में ये आ चुके थे। जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तो इनके घर के जो मर्द लोग थे, मेन जो थे, वो लड़ाई करने चले गए थे और अब घर की औरतें घर संभालती थी, घर ही नहीं संभालती थी। घर की जो औरतें थी वो बाहर निकली
ये यूरोपियन औरतें बाहर निकली, बाहर निकलकर पैसा भी कमाई और घर भी संभाली। ये दोहरी जिम्मेदारी ये औरतों ने दिखाया, तो एक पॉजिटिव चीज़ भी दिखाई दिया। जब इनके मेन फाइट करने चले गए थे, जो वुमेन थी, जो घर में रहती थी, पहले बाहर नहीं जाती थी, अब उन्हें मजबूरन बाहर जाना पड़ा, काम करना पड़ा। और इन औरतों ने ये करके भी दिखाया बच्चों। इन औरतों ने इस दोहरी जिम्मेदारी को बहुत बढ़िया से निभा कर दिखाया। तो पहली बार यूरोप में यह देखा गया कि औरतों के पास इतना टैलेंट है, वो घर में भी काम कर सकती हैं, बाहर भी काम कर सकती हैं, परिवार को भी संभाल सकती हैं। तो मेन जो मोस्टली बाहर जाकर वार कर रहे थे, वे मोस्टली उसमें मारे गए थे, और जो बचकर घर आए थे वो घायल थे या असमर्थ थे काम करने में। तो इस प्रकार से जो काम करने वाली जो एक जनसंख्या होती है देश के अंदर, उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था। इसमें सबसे ज़्यादा बर्बाद ब्रिटेन हुआ था। ब्रिटेन चूँकि जीता था इस लड़ाई को, उसके बाद भी यह बहुत बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। इस युद्ध को ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया जीत गए थे। जर्मनी, ऑटोमन टर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी इस युद्ध को हार गए थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन इस युद्ध को जीतने के बाद अब अच्छी स्थिति में था। नहीं, ब्रिटेन बर्बाद हो चुका था। इस युद्ध के पहले ब्रिटेन दूसरे देशों को कर्ज देता था, दूसरे देशों को कर्ज देता था बच्चों। एक क्रेडिटर जो है कंट्री था, पैसा देता था दूसरे को। लेकिन यह इस युद्ध में इतना ज़्यादा इसका लॉस हुआ बच्चों कि यह अमेरिका से पैसा लिया इस युद्ध में लड़ने के लिए। अमेरिका से पैसा लिया, अमेरिका की सरकार से पैसा लिया, अमेरिका की जनता से भी पैसा लिया। यह पूरी तरह बर्बाद हो गया था। कौन? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन इस स्थिति में आ गया था, यह बहुत बड़ा डेब्टर बन गया था। पहले यह इंटरनेशनल क्रेडिटर था, यह दूसरे को पैसा देता था। कब? वर्ल्ड वार से पहले। और अमेरिका जो वर्ल्ड वार से पहले एक कमज़ोर देश था, इस वर्ल्ड वार के टाइम में अमेरिका काफ़ी पैसा कमाया था, क्योंकि इन देशों को कई तरह से मदद किया था, जिससे उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ था अमेरिका को। तो अमेरिका अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक क्रेडिटर कंट्री बनकर सामने आया। अब ब्रिटेन एक डेब्टर कंट्री, यानी कर्ज लेने वाला, अमेरिका कर्ज देने वाला। तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले स्थिति दूसरा था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिका कर्ज लेता था, अब ब्रिटेन कर्ज देता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थिति बदल गया बच्चों। अब अमेरिका कर्ज दे रहा है, ब्रिटेन कर्ज ले रहा है। तो ब्रिटेन कर्ज के बोझ में चला गया था बच्चों। और इसी पर हमको अगला टॉपिक पढ़ाई करनी है, 3.2 पोस्ट वॉर रिकवरी। लड़ाई के बाद कैसे रिकवरी होता है। रिकवरी करना यानी जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल काम था। दुनिया को लग रहा था कि अब पुनः यह संसार अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में ये आ चुके थे, और सबसे ज़्यादा तो ब्रिटेन को लॉस हुआ था। ब्रिटेन तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, कर्ज के बोझ में दब चुका था। उसी समय ब्रिटेन ने क्या देखा? इंडस्ट्रीज हैड डेवलप्ड इन इंडिया एंड जापान। इंडिया और जापान में इंडस्ट्रीज विकसित हुए थे, क्योंकि इंडिया और जापान को मौका मिला था बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध में चूंकि ब्रिटेन व्यस्त था, वर्ल्ड वार लड़ने में व्यस्त था, तो ब्रिटेन के जो भी इंडस्ट्रीज थे वो वार रिलेटेड गुड्स बना रहे थे। तो इंडिया के मार्केट में या जापान जैसे जगहों पर या इंटरनेशनल मार्केट में जो ज़रूरी चीज़ें थी उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था इन देशों के पास, या वहाँ से सप्लाई नहीं हो रहा था, ज़रूरी चीज़ों का सप्लाई नहीं हो रहा था। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो अब जापान तैयार कर रहा था, इंडिया तैयार कर रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या भारत के मार्केट पर अब ब्रिटेन का जो पकड़ था कमज़ोर हो गया था। अब भारत के मार्केट में भारत के लोगों का पकड़ हो गया था, इंडियन गुड्स बिकने लगे थे। तो इंडिया और जापान ये दो ऐसे देश थे जहां इंडस्ट्रीज काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ था, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मजबूत हो चुके थे। ब्रिटेन को अब बहुत मुश्किल लग रहा था कि इन देशों से आगे कैसे निकला जाए, जापान और इंडिया को कैसे हराया जाए। तो जब वर्ल्ड वार लड़ने के बाद ब्रिटेन वापस आया तो ब्रिटेन ने क्या देखा कि दुनिया के बाज़ारों पर भारत का और जापान का कब्जा हो चुका है।
जो ब्रिटेन को अब बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो बहुत पहले कर्ज के बोझ में दबा हुआ था। उसी समय दिखाई दिया ब्रिटेन देश में प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड। प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट करते गया, सिकुड़ते गया, कम होते गया, बेरोजगारी बढ़ते गई। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था तो प्रोडक्शन बढ़ा था। वार से संबंधित चीज़ें बन रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा स्केल में बहुत चीज़ों का निर्माण हो रहा था और उसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी। तो बहुत तेज़ी से रोजगार पैदा हुए थे, लोगों को इनकम आ रहा था। ये युद्ध के समय चल रहा था बच्चों। प्रोडक्शन बढ़ रहा था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, इनकम बढ़ रहा था। लेकिन ज्यों ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ये सारे प्रोडक्शन रोक दिए गए। युद्ध से संबंधित चीज़ें जो बन रही थी उसे रोक दिया गया। तो उस समय बेरोजगारी अचानक आया, क्योंकि काम धंधे बंद होने लगे थे, इंडस्ट्रीज बंद होने लगे थे। बहुत सारे देश बर्बाद हो गए थे जो इंडस्ट्री चलाने की स्थिति में नहीं थे, जिसमें ब्रिटेन सबसे आगे था। ब्रिटेन देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आया था, यानी हर 5 में से एक ब्रिटिशर्स जो था वो बेरोजगार हो चुका था। अनएम्प्लॉयमेंट ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा था। यह स्थिति ब्रिटेन में देखा गया था। और यह न केवल मतलब इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में देखा गया था, विश्व युद्ध का प्रभाव बच्चों खेती पर भी पड़ा था, एग्रीकल्चर पर भी पड़ा था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर भी पड़ा था, जिसमें अनाज के दाम गिर गए थे। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, किताब में दिया है बच्चों, गेहूं के उत्पादन से आप ले सकते हैं। जब विश्व युद्ध हो रहा था उस समय गेहूं का उत्पादन इन ईस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन देशों में बंद हो चुका था, क्योंकि उन देशों में लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था। तो गेहूं का उत्पादन अब कनाडा कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। इन देशों में गेहूं का उत्पादन हो रहा था। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, समझिएगा, जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे वह पुनः अपना गेहूं का उत्पादन शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, जरूरत से ज़्यादा गेहूं बाजार में आ गया, इंटरनेशनल मार्केट में आ गया। जरूरत से ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा अनाज का ढेर लग गया, जिससे गेहूं के दाम अचानक गिरे। तो जो अनाज के दाम थे बच्चों वो गिरा, नीचे गिरा। अनाज के दाम जैसे ही नीचे गिरे तो किसानों का इनकम भी बच्चों गिर गया। बहुत सारे किसान कर्ज में चले गए, ठीक है, कर्ज में फंस गए, कर्ज के जाल में फंस गए। तो बहुत बड़ा संकट किसानों के जीवन में भी देखा गया। तो प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक प्रभाव न केवल इंडस्ट्रीज पर पड़ा बल्कि एग्रीकल्चरल फील्ड में भी देखा गया। अब तीसरा आपका टॉपिक है राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। अब ये टॉपिक है बच्चों अमेरिका के लिए। अमेरिका ये टेक्निक निकाला, क्योंकि अमेरिका भी एलाइज पावर्स को मदद किया था इस युद्ध को जीतने के लिए। अमेरिका लास्ट टाइम में हेल्प किया और इस वार में इंटर किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका बहुत लास्ट में आया था और ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया को मदद किया था इस लड़ाई में। तो अमेरिका का भी बच्चों कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था। तो अमेरिका भी बहुत जल्दी रिकवरी करना चाहता था। तो अमेरिका ने तरीका निकाला, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन, कि हम चीज़ों को बनाएंगे तो छोटा स्तर पर नहीं, मास लेवल पर बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चीज़ों का उत्पादन करेंगे और उसका कंजप्शन पर भी हम ध्यान देंगे, उसका खपत भी मास लेवल पर होना चाहिए। ऐसा चीज़ हम बनाएंगे जिसका मास प्रोडक्शन होगा, क्योंकि उसका मास कंजप्शन भी होना चाहिए। तो जिन चीज़ों का मास कंजप्शन होता है उसी चीज़ों को हम बनाएंगे। तो अमेरिका ये निकाला, जिसमें सबसे पहले नाम आता है हेनरी फोर्ड साहब का। हेनरी फोर्ड साहब कार मैन्युफैक्चरर थे, कार बनाने वाले। टी फोर्ड मॉडल का ये कार बनाते थे। हेनरी साहब काफ़ी मशहूर आदमी, जाने माने आदमी। तो हेनरी फोर्ड साहब टी मॉडल का कार बनाते थे और इन्होंने एक तरीका निकाला था कार का मास प्रोडक्शन करने के लिए, और वो तरीका था कन्वेयर बेल्ट।
कन्वेयर बेल्ट की सहायता से कार का जो भी पार्ट्स है वह जो भी मैकेनिक्स होते थे उनके पास पहुंच जाता था, और वो जो मैकेनिक्स थे उस पार्ट्स को लेकर कार को तैयार कर लेते थे। यानी पार्ट्स ऑटोमेटिक इस बेल्ट पर पहुंचता था, इस बेल्ट के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचता था जो कार बनाते थे। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब हेनरी फोर्ड साहब अपना फैक्ट्री, कार बनाने का फैक्ट्री डेट्रियोट नाम की जगह पर लगाए, पहली बार कार का प्लांट लगाए और उन्होंने कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया कार बनाने के लिए, तो कार बहुत फास्ट बन रहे थे बच्चों, क्योंकि पार्ट्स ऑटोमेटिक आ रहे थे उन लोगों के पास जो कार बनाते थे। उनको समय नहीं मिलता था कि वो किसी तरह से टाइम पास कर सके, वो हमेशा व्यस्त रहते थे कार बनाने में, जिससे समय भी बचता था, कार का प्रोडक्शन काफ़ी फास्ट हो रहा था। यहाँ तक किताब में लिखा है बच्चों कि हर 3 मिनट पर एक कार बनकर रेडी हो जा रहा था। तो इस तरह से ये कार बनाए, इन्होंने मास प्रोडक्शन किया, उसका मास कंजप्शन भी हुआ बच्चों। ऐसा नहीं था कि मास कंजप्शन नहीं हुआ, कार नहीं बिका। पहली बार जब इन्होंने मजदूरों से काम लिया कन्वेयर बेल्ट की सहायता से, तो मजदूर घबरा गए कि ये तुरंत पार्ट्स पहुंच जा रहा है और हमें तुरंत कार बनाना पड़ रहा है, काफ़ी फास्ट काम है। मजदूर इनके भाग रहे थे, इनके काम को छोड़कर। इन्होंने मजदूरों का पैसा डबल कर दिया, मजदूरी डबल कर दिया, उन्हें लालच दिया। तो ये डबल वेजेस देने में विश्वास करते थे हेनरी फोर्ड साहब। तो हेनरी फोर्ड साहब मजदूरों का पैसा डबल करके उनसे काम लिए, उनसे और फास्ट काम लिए। तो इस तरह से काम लेने में ये विश्वास करते थे, पैसा दो काम लो। और इन्होंने क्या देखा कि मतलब पैसा में बहुत ताकत है। इन्होंने देखा कि मजदूरों को अगर डबल पैसा दिया जाए, उनकी क्षमता बढ़ जा रही है काम करने की, और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, इससे इनको काफ़ी ज़्यादा इनकम होता था बच्चों। तो इस थ्योरी पर ये विश्वास करते थे हेनरी फोर्ड साहब, और कार का मास प्रोडक्शन किए, जिससे इनके इस कला को, मतलब इनके इस टेक्नोलॉजी को अन्य जगहों पर और भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, उन्होंने इनको फॉलो किया, और अन्य जगहों पर भी जो भी उद्योगपति लोग थे वो भी मास प्रोडक्शन करना चालू कर दिया। तो अमेरिका में मास प्रोडक्शन हर चीज़ का होने लगा। रेफ्रिजरेटर का भी हुआ मास प्रोडक्शन, जो कि घर में इस्तेमाल करने वाला चीज़ है बच्चों। वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ, रेडियो का इस्तेमाल हुआ, ग्रामोफोन प्लेयर्स का इस्तेमाल हुआ। ये ऐसी चीज़ें हैं जो घर घर इस्तेमाल होती हैं। तो अमेरिका में ये दिमाग लगाया गया कि हम ऐसी चीज़ें बनाएंगे जिसका मास लेवल पर उसका इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने उन चीज़ों का मास प्रोडक्शन किया, इसमें उनको काफ़ी फायदा हुआ। उन्होंने अपने देश के लोगों को लोन दिया, हाउस लोन दिया, कि हाउस अगर रहेगा तब तो ये हाउस में रहने वाली सभी चीज़ों को खरीदेंगे। तो हाउस लोन दिए, जिससे अमेरिका में रोजगार बहुत तेज़ी से बढ़ा, लोगों के पास काम धंधे आ गए, लोगों का इनकम बढ़ा। तो जितना ज़्यादा इनकम बढ़ा, लोग इन चीज़ों को परचेज करने लगे, तो इकॉनमी सर्कुलेट होने लगा, चलने लगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। तो अमेरिका बच्चों वो पहला देश था जिसने मास प्रोडक्शन को अहमियत दिया, महत्व दिया, जिससे अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत जल्दी रिकवरी कर लिया, और अमेरिका एक शक्तिशाली देश के रूप में खड़ा हो गया। वह अपना पैसा अब अन्य देशों में लगाने लगा, ये अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे अन्य देशों में, जिससे कि इन्हें अन्य देशों की कई संपत्तियों पर अधिकार प्राप्त हो गया। तो अमेरिका एक धनी देश के रूप में, एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया बच्चों। यह इस पढ़ाई से साबित होता है। तो इस बार यहाँ तक आपको हम पढ़ाने का प्रयास किए हैं, और इसके आगे की पढ़ाई बच्चों हम आपको अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। ये पढ़ाई आपको कैसा लगा बच्चों, आप ज़रूर बताइएगा, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।